we are starting unit number 3, that is differential costing. डिफरेंशियल कॉस्टिंग जनरली कहाँ पर यूज़ होता है? तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये चैप्टर कहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो जब मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना हो, ओके, तब डिफरेंशियल कॉस्टिंग का एनालिसिस करना है। ओके, सो ये मैनेजमेंट और कॉस्ट दोनों अकाउंटिंग के लिए इम्पोर्टेंस चैप्टर है, बराबर। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में जनरली मैनेजमेंट और नॉन मैनेजरियल पर्सनल का अगर डिफरेंस करना हो, पर मैनेजरियल पर्सन और नॉन मैनेजरियल पर्सन, तो जो डिसीजन लेता है उसे हम लोग बोलते हैं मैनेजर, बराबर। और जिसे वो इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन को, मतलब उसके ऊपर वर्क करता है, वो नॉन मैनेजर पर्सन से, बराबर। सो यहाँ डिसीजन लेने के लिए जो डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग यूज़ की जाती है उसे हम लोग डिफरेंशियल कॉस्टिंग बोलेंगे। ओके, सो जनरली कौन कौन से टाइप के डिसीजंस होते हैं, मैनेजमेंट को कौन से डिसीजंस लेने होते हैं? बस तो डिसीजंस को अगर हम लोग टाइप में डिवाइड करें तो यहाँ पर जनरली 2 टाइप के डिसीजंस होते हैं, एक रूटीन डिसीजन, एक रूटीन डिसीजंस होते हो और एक दूसरे स्पेशल डिसीजंस। ओके, रूटीन डिसीजन मतलब कि जो रेगुलरली लिए जाते हैं। ओके, इसे हम लोग रेगुलर डिसीजन भी बोल सकते हैं। रेगुलरली जो डिसीजन लेने होते हैं, बस इसे शॉर्ट टर्म डिसीजन भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर इसे टाइम में डिनोट करें तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, बस कि जो रेगुलर लेने की ज़रूरत होती है। सो ऐसे डिसीजन को हम लोग रूटीन डिसीजन या तो रेगुलर डिसीजन बोलते हैं। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो स्पेशली बर कोई रिजोल्यूशन पास करना हो या तो कोई बर कंपनी बंद करनी है, तो ऐसा स्पेशल डिसीजन। तो स्पेशल डिसीजन जो इरेगुलर होते हैं, मतलब कि जनरली लॉन्ग टर्म के लिए, बस एक बार जो डिसीजन लिया फिर काफ़ी साल के बाद अगर दूसरी बार वो डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ी तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल डिसीजन। ओके, सो ये 2 टाइप के डिसीजन जनरली कोई भी फर्म में या तो कोई भी कंपनी में यूज़ होते हैं, बराबर। अब उसके अंदर जनरली हम लोग देखें तो कौन कौन से टाइप के डिसीजंस होते हैं, तो उसमें रूटीन या तो स्पेशल कोई भी डिसीजन हम लोग ले, तो नॉर्मली मैनेजमेंट को यहाँ पर बाय और मेक डिसीजन। ओके, कई बार ऐसा डिसीजन लेना है कि कोई प्रोडक्ट, मतलब कि रॉ मटेरियल को हम लोग परचेस कर रहे हैं, बराबर। सो बाहर से परचेस तो करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन करना है, बट तो प्रोडक्शन करे मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करे, या तो फिर डायरेक्टली मार्केट से परचेस करके सेल करे, मतलब ट्रेडिंग का बिजनेस करे या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करे। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल अगर प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करते हो, बस तो सारी कॉस्ट मिलाकर, मतलब कि मटेरियल की, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब मिलाकर प्रोडक्ट ए हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज 10 रुपीज़ होती है, और यही प्रोडक्ट ए मार्केट में, अगर मार्केट से आप परचेस करते हो तो ₹11 में अवेलेबल है, बराबर। मार्केट से अगर आप परचेस करते हो तो 11 में, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि अगर डायरेक्ट मार्केट से परचेस करते हो तो 11 रुपीज़ पे करना है, बट अगर मैन्युफैक्चर करते हो तो 10 रुपीज़ में वो प्रोडक्ट तैयार होगी। ओके, सो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा डिसीजन लेंगे? मेक, बल्कि प्रोडक्ट को बनाएंगे वो बेटर है। तो ये डिसीजन लेने के लिए हमने एनालिसिस किया पहले, बराबर, कि प्रोडक्ट ए जब तैयार करें हम लोग, मैन्युफैक्चर करें, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपीज़ में मटेरियल आ गया, ओके, लेबर कॉस्ट आ गई, ओवरहेड्स आ गए, ये सब कुछ इंक्लूड है। ये सब एनालिसिस करना होगा, तब पता चलेगा कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है। ओके, मार्केट प्राइस तो पता होगी कि अगर डायरेक्टली मार्केट में प्रोडक्ट ए परचेस करने जाते हैं तो 11 रुपीज़ में मिलेगा, बराबर, बट अगर मैन्युफैक्चर करना हो तो कितने रुपीज़ कॉस्ट होगी। सो ये बाय और मेक डिसीजन होता है। सेकंड होता है लीज और बाय, बराबर। कई बार कोई फैक्ट्री अगर आपको परचेस करनी है तो फैक्ट्री हम लोग परचेस करें या तो फिर उसे लीज पे रखें, तो दोनों में से हम लोग प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे कि अगर हम लोग परचेस करते हैं तो कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है,
वो कैपिटल कहाँ से बोरो करेंगे, सामने कितना इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप लीज पे रखते हो तो कितना रेंट आपको पे करना है, ईयरली रेंट कितना होगा, सामने प्रॉफिट बेनिफिट कितना मिल पाएगा। तो दोनों में से कहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा है वो हमें यहाँ एनालिसिस करना होगा। ओके, तब दोनों में से कोई भी एक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, कुछ डिसीजन शट डाउन के डिसीजन, जैसे कि टेम्पररी शट डाउन करना है या तो परमानेंट शट डाउन करनी है, मतलब पूरी फैक्ट्री आपको क्लोज कर देनी है, या तो फिर कंटिन्यू विथ लॉस। ओके, सपोज लास्ट फ्यू ईयर्स से लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो वो लॉस को कंटिन्यू रखकर हम लोग बिजनेस को धीरे धीरे बस सेटअप करने जाए, या तो फिर कंपनी को बंद कर दे, फैक्ट्री बंद कर दे। ओके, तो दोनों में से जो डिसीजन बेटर हो कि हमें लगे कि अगले 2 साल में या तो 3 साल में वापस रिकवरी हो पाएगी और कंपनी को वापस सेट कर पाएंगे, तो आप अभी 2 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं लॉस के साथ। पर अगर ऐसे चांसेस है कि कभी भी रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो बेटर है कि आप वो फैक्ट्री को अभी क्लोज कर दो, बस तो लॉस कम होगा। सो इसलिए शट डाउन पर। तो ऐसे काफ़ी सारे डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। ऑप्टिमम आउटपुट पर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का जो डिसीजन होता है, हमने की फैक्टर में सीखा था, की फैक्टर एनालिसिस किया वहाँ पर कि कौन सी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, सपोज कोई लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग कौन सी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करें जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो पाए। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, सपोज आपके पास 3 प्रोडक्ट्स है ए बी एंड सी, तीनों में से कौन सी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हमने देखा था की फैक्टर में, मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखा हुआ है। पर की फैक्टर एनालिसिस में हमने जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके बेस पे कंट्रीब्यूशन फाइंड करते थे, और कंट्रीब्यूशन के बेस पे हम लोग रैंक देते थे कि कौन सी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट करें। ओके, सो ये तीनों में से जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। ओके, सो उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बेटर कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, सो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग डिसीजंस यहाँ पर कोई भी कंपनी को लेने हो, कोई भी मैनेजर को लेने हो, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है, उसे हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्टिंग बोलेंगे। ओके, इसे हम लोग जनरली डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। बट तो ये सारे डिसीजन है, इसको डिसीजन लेने के लिए कौन सा एनालिसिस करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। जनरली डिफरेंशियल कॉस्टिंग एनालिसिस के लिए यहाँ पर आपको 3 मेथड सीखनी है। उसमें फर्स्ट हम लोग सीखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस। ओके, ये सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी सीखे हुए, यहाँ पर रिपीट ही हो रहा है सब कुछ, पर कोई डिसीजन लेने के लिए एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस में हमने सीखा था पीवी रेशियो फाइंड कैसे करते, पर फिक्स कॉस्ट या तो प्रॉफिट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेस पे भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, जैसे यहाँ हमने कॉस्टिंग फाइंड की। ओके, तो एक मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस होगा। सेकंड ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस में कौन से पॉइंट पे आपको ब्रेक इवन सेल मिल पाएगा, मतलब कि ऐसा सेल कि जहाँ पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा है। ओके, सो ब्रेक इवन एनालिसिस के बेस पे भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। सो ये एक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है। ओके, एंड थर्ड है डिफरेंशियल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एनालिसिस। तो जनरली ये दोनों चैप्टर हमने सीखे हुए, पर मार्जिनल कॉस्टिंग पीवी रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, उसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट भी सीखा था। ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस भी सीखा हुआ है। सो ये दोनों सीखा हुआ है। पर डिफरेंशियल कॉस्टिंग में आपको कौन कौन से एनालिसिस करने हैं, तो कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है डिफरेंशियल में। ओके, तो जनरली यहाँ पर हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो रिलेवेंट कॉस्ट होती है। ओके, कोई भी डिसीजन आपको लेने हो तो डिसीजन के लिए एक जो कॉस्ट यूज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। बट रिलेवेंट कॉस्ट मतलब कि अगर वो डिसीजन लिया तो वो कॉस्ट उससे रिलेटेड है। बट 2 टाइप की कॉस्ट होती है, दूसरी इररिलेवेंट कॉस्ट है। इररिलेवेंट कॉस्ट मतलब कि ऐसी कॉस्ट कि अगर आप डिसीजन लेते हो या तो नहीं लेते, वो कॉस्ट पे कोई बराबर चेंजेस नहीं होंगे, तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग इररिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। पर डिसीजन लेने से कॉस्ट में चेंजेस होते हैं, वो रिलेवेंट कॉस्ट है। ओके,
फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ में आप कोई फैक्ट्री परचेस करना चाहते हैं, बराबर, तो 6 मंथ के बाद आप फैक्ट्री परचेस करना चाहते हैं, आपने डिसीजन लिया कि हम लोग फैक्ट्री को परचेस कर रहे हैं, ओके। अब आपने एडवांस में 12 मंथ का रेंट पे कर दिया है, बस, तो क्या होगा, जो 12 मंथ का फैक्ट्री रेंट पे कर दिया है वो तो अब गया, ओके। सो भले आप फैक्ट्री परचेस कर रहे हो बट वो कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग इररिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, ओके। बट रिलेवेंट कॉस्ट, सपोज आपने यहाँ पर कोई डिसीजन लिया कि हम लोग फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, अब फैक्ट्री बंद कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन बंद होगा, प्रोडक्शन बंद होगा तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब बंद हो जाएगा, ओके। सो ये सारी कॉस्ट अब नहीं होने वाली, तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट बोलेंगे, ओके। कोई प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो मटेरियल आपको इंक्रीज़ करना होगा, लेबर इंक्रीज़ करने होंगे, ओके। सो ये कॉस्ट इंक्रीज़ हुई तो ऐसी कॉस्ट को भी हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, ओके। मतलब कि कोई डिसीजन के साथ जुड़ी हुई जो कॉस्ट है, रिलेटेड जो कॉस्ट है, वैसी कॉस्ट को हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, ओके। सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब जनरली सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब एक यूनिट अगर प्रोडक्शन में चेंज करते तो कॉस्ट में क्या चेंजेस होता है, ओके। सो जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई एक यूनिट इंक्रीज़ करने से, ऐसी कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, बट जिसे जनरली वेरिएबल कॉस्ट भी बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल कि आप 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स के लिए अभी टोटल कॉस्ट हो रही है ₹10,000, बराबर। पर अगर आप 1001 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट हो जाती है 10,200 रुपीज़, मतलब एक यूनिट इंक्रीज़ किया तो 200 रुपीज़ कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, तो ये जो 200 रुपीज़ डिफरेंस आया, ये 200 को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ओके। सो एक यूनिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से कॉस्ट में जो चेंजेस होता है, ऐसी कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, और उसका एनालिसिस भी हमने सीखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस, ओके। सो ये एक मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। थर्ड होती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट जिसे हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, बराबर। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट की जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ओके। सो सपोज आपने रेंट पे कर दिया 5000 रुपीज़, अब रेंट ऑलरेडी पे कर चुका है, बराबर, पर कर चुके हम लोग, तो जो रेंट हमने पे कर दिया है वो कॉस्ट हमारी क्या हो गई, संक कॉस्ट, ओके। हिस्टोरिकल कॉस्ट कि अब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अब कोई डिसीजन लेते हो तो भी ये कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके। सो वैसी कॉस्ट को हम लोग संक कॉस्ट या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, ओके। फोर्थ होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, अब डिफरेंशियल कॉस्ट जनरली 2 टाइप की होती है, एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सेकंड डिक्रीमेंटल, ओके। इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट कि अगर कोई डिसीजन लेने से वो कॉस्ट इंक्रीज होती है तो वैसी कॉस्ट को हम लोग इंक्रीमेंटल, मतलब डिसीजन से अगर कॉस्ट में कुछ डिफरेंस आता है तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। अब 2 टाइप की कॉस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, कोई एक डिसीजन लेने से वो कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, कॉस्ट डिक्रीज भी हो सकती है, ओके। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जितनी इंक्रीज हुई उतनी, अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट है, ओके। सो ये 2 कॉस्ट जनरली डिफरेंशियल कॉस्ट में यूज होती है, ओके। एंड लास्ट है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि ऐसी कॉस्ट कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, बट फॉर एन एग्जांपल कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट आप सपोज 2 जगह पर कर सकते हो, कि बैंक में अगर एफडी करते हो, पर 1 लाख रुपीज़ की एफडी कर सकते हैं, या तो फिर हमने कहीं शेयर्स परचेस किए कोई एक कंपनी के, बस। तो यहाँ पर दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते, हमें कोई एक ही डिसीजन लेना है। सपोज आपने बैंक में एफडी की, ओके। सो एफडी से हमें 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट रिसीव हुआ पर ईयर। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते तो आपको डिविडेंड मिलता है यहाँ पर 8,000 रुपीज़, ओके। ये डिविडेंड की अमाउंट है, और यहाँ पर जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है कि इंटरेस्ट ऑन एफडी आपको अभी 10,000। तो आपने डिसीजन क्या लिया कि हम लोग बैंक में एफडी करेंगे, तो 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट तो रिसीव होगा, ओके। बट शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये 8,000 अब डिविडेंड रिसीव नहीं होने वाला,
तो जो 8,000 डिविडेंड रिसीव नहीं हो रहा है, ऐसी कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ओके, मतलब कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट आप नहीं करते हो, उससे जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था बट वो बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, तो वैसी कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ओके, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो एक का बेनिफिट तो आपको मिलने ही वाला है, बट सेकंड ऑप्शन जो आपने इग्नोर किया या तो स्किप किया, वो ऑप्शन में से जो बेनिफिट मिल रहा था वो आपको नहीं मिल रहा, तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ओके, सो ये 5 टाइप की कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है। ओके, उसमें से जनरली हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते उसका डिफरेंट यहाँ एनालिसिस करेंगे। ओके, अब जो एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग जो एनालिसिस है वो जनरली कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है या तो कौन सा डिसीजन लेना है। ओके, तो डिसीजन को यहाँ आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे पहले तो। ओके, कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं, बट कि सपोज़ हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्ट का हम लोग करें, बट तो उसके लिए पहले तो प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम हमारा क्या है कि प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्ट का करना है पर, और कौन सी प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो उसका एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, फिर डिफरेंट अल्टरनेटिव यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, मतलब कि आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो ऑप्शंस यहाँ पर हम लोग सेट किए हैं, बट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो भी अवेलेबल है वो सारे अल्टरनेटिव्स के आप यहाँ पर प्रोडक्ट ए का 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, बी के 5,000 यूनिट्स बराबर, या तो फिर उसके ऑप्शन में दूसरा आपके पास अवेलेबल है कि ए के 8,000 यूनिट्स, बी के 7,000 यूनिट्स आप प्रोडक्शन कर। तो ऐसे जितने भी डिफरेंट अल्टरनेटिव हमारे पास है, ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे ये अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स परचेस कर सकते हो, ओके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड परचेस कर सकते हो, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल। तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, वो अल्टरनेटिव में से अल्टरनेटिव को एनालाइज किया जाएगा। ओके, सो एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स मतलब कि उसमें से हमें कौन से ऑप्शन में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल था कि एफडी में 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, शेयर्स में 8,000 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो पर ईयर आपको 5,000 रिटर्न मिलेगा। ओके, सो इस तरह के हम लोग अल्टरनेटिव्स को एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। ओके, और फिर उसमें से एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेटिव मतलब कोई भी एक ऑप्शन को हम लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो एक ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट किया कि हमने एफडी में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो एफडी हमने सिलेक्ट की। ओके, अब वो एफडी में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन को। ओके, जो भी आपने डिसीजन लिया वो डिसीजन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कि आपने डिसाइड किया कि एफडी में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ डिसाइड करने से नहीं होता है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, मतलब एफडी भी करनी होगी, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो ये डिफरेंट यहाँ पर स्टेजेस है, ये स्टेप्स फॉलो आप कर सकते हैं जब भी कोई डिसीजन लेना हो। ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसे एनालाइज करो कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम है कि नहीं, पर फिर जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग जितने भी अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, उसे पहले सेट करो, उस अल्टरनेटिव को प्रॉपर एनालाइज करो कि कौन से ऑप्शन बेटर होगा आगे जाकर, बट इन फ्यूचर कहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। फिर उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, जो अल्टरनेटिव में मिल रहा है, वो अल्टरनेटिव को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसमें से जो अल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट किया उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा डिसीजन। ओके।